बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू येट अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान। एक ऐसा प्रोग्राम जो कोशिश करता है पाकिस्तानियों को उठाने की, होश में लाने की, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि अब भी हम ना उठे तो बहुत देर हो जाएगी। डू और डाई सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, पाकिस्तान की खातिर, हमारे मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की खातिर हमें उठना पड़ेगा, होश में आना होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए। हम ना उठे तो कोई नहीं उठेगा। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस वक्त मौजूदा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेस क्यों सरवाइव नहीं कर पा रहा, क्या मुश्किलात हैं कारोबारी हजरात की। ये मुश्किलात कहीं हमने खुद तो नहीं खड़ी की हैं, क्या हमारी अपनी पैदा करदा तो नहीं, क्या हमारी अपनी कोताहियां तो नहीं, जिसकी वजह से आज हम इस नहज पर आन खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट की तो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट मुसलसल डिक्लाइन पर है। अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो 2020 में हमारी कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन कोई $2.07 अरब, $2.07 बिलियन। 2021 में ये $4.58 बिलियन के करीब आई और फिर फिस्कल ईयर 22 में ये $1.78 बिलियन पे आई और ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल की तो हम जानते हैं टेक्सटाइल के कितने यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों, मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, बेरोजगारी बढ़ रही है। आईटी सेक्टर की बात करूं तो मंथ ऑन मंथ के जो नंबर आए हैं जनवरी के, उसमें यही डिक्लाइन नजर आ रहा है। 23 से 25-30% के करीब हमारा परसेंटेज में डिक्लाइन नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट में भी बैंक एक ऐसे इदारे हैं जिनकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। ऑटो सेक्टर की बात करें वो तबाह बर्बाद हो गया है, गाड़ियां बनना बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां प्लांट्स बंद है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें जिसमें पाकिस्तान की लोकल 88% इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें लोहा 3.5 लाख रुपए टन पे जा खड़ा हुआ है। जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे उन्होंने बोला हमारी फिजिबिलिटी इस हिसाब से थी नहीं जिस हिसाब से कीमतें बढ़ गई हैं, अब किस तरह हम ये प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो सोचने की जरूरत है कि अगर कंस्ट्रक्शन का पहिया भी बैठ जाए, टेक्सटाइल जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था उसका पहिया भी बैठ जाए, कहां खड़े हैं हम, किस तरह कारोबार होगा, किस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, किस तरह हम महंगाई, बेरोजगारी के इस अफरीद से, इस जिन से मुकाबला करेंगे। क्योंकि जो लग रहा है वो यही है कि गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। रईस फिर भी सरवाइव कर लेगा कुछ ना कुछ करके, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पैनल मेरे साथ बहुत अच्छा मौजूद है। मेरे साथ मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं स्काइप पे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी हैं। साथ साथ हम जानते हैं कि वो FPCCI के साबिक फॉर्मर SVP रहे हैं, साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी रहे हैं टेक्सटाइल में। सो थैंक यू सो वेरी मच बेग साहब, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तारिक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तारिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप के ऊपर जमाल अकबर अंसारी साहब, आप CEO हैं अकबर एसोसिएट्स ग्रुप के। हमें आबाद से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भी नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे हमारे शो में। सलमान शाह साहब होंगे, माहिर मुआशियात है, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आगाज कर लेते हैं बेग साहब से। बेग साहब, माई क्वेश्चन टू यू, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इस वक्त कारोबार कैसे चल रहा है, कारोबारी हजरात कैसे चल रहे हैं और इसका इंपैक्ट हमारी जिंदगी पे क्या आ रहा है, हमारी लाइफ पर इसका इंपैक्ट क्या है सर? देखिए, आपने बहुत तफसीली जवाब चाहिए, आपके इतने सारे सवाल हैं, लेकिन मुख्तसरन जवाब देना चाहूंगा। कारोबार चल नहीं रहा, कारोबार सिसक रहा है। कारोबार में जितनी हमने मुश्किलात इस वक्त देख रहे हैं, पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई ट्रेड पॉलिटिक्स से भी, फेडरेशन से भी, चैम्बर से भी, हमने इतने परेशान लोगों को नहीं देखा, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड उनको प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि फैक्ट्रियों की कैपेसिटी किसकी 50% पे आ गई है, किसी की 30% पे आ गई है। फैसलाबाद वाले, डेनम वाले बतला रहे उन्होंने बंद कर दिया है। बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वजह क्या है कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये तो हमारी शाह खर्चियां थी और हम इंपोर्ट $80 बिलियन की हमने करी और $32 बिलियन की एक्सपोर्ट की, और उसके बाद हमारा $48 बिलियन का तिजारती खसारा हुआ, जिससे रिजर्व हमारे पूरे चट हो गए, खाली हो गए, वो खत्म हो गए। उसके बाद हमने थोड़ा सा जागे और उसके बाद हमने रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, पुरताइश अशिया की इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाई, उसमें हमने खाम माल को भी ठोक दिया, उस पर भी रेगुलेटरी ड्यूटियां लगा दी, उसके लिए भी एलसी खुलने पे पाबंदियां हो गई कि डॉलर नहीं है। और हमारी एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट बेस है, यानी हम
रॉ मटेरियल मंगाते हैं, इसमें डाइज हैं, केमिकल है, पॉलिस्टर फाइबर है, फिलामेंट यार्न है, ये इसी तरह गाड़ियां जो बनती हैं उसके कंपोनेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सब चीजें आती थी और वो तमाम की तमाम चीजों पे भी अब जो है उसे डिस्करेज किया गया है और वो चीजें जो है वो नहीं आ रही, लिहाजा इनकी सनतें जो एक्सपोर्ट गुड्स बनाती थी वो ठप हो गई हैं। अपना इंडस मोटर्स ने भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बंद की है, सुजुकी वालों ने भी बंद की है, ये एक बात है। दूसरी चीज, इंटरनेशनली ग्लोबल रिसेशन भी है और पूरा दुनिया ये रशिया और यूक्रेन वार से मुतासिर हुई है और कोविड के बाद का रिसेशन मिलके बाहर के ऑर्डर भी कम आए हैं, इन्वेंट्रियां उनकी खत्म नहीं हुई हैं अभी। तो तीसरी चीज यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिससे बिजनेस पे असर पड़ रहा है, कभी कहते हैं डिफॉल्ट हो रहा है, कभी कहते हैं डिफॉल्ट के करीब है, कभी कहते हैं डिफॉल्ट हो गए टेक्निकली। हम अब टेक्निकली क्या चीज है, लेकिन ये बातों ने बाहर जाके बायर्स को बिल्कुल डिस्करेज किया है कि वो समझते हैं कि क्या हम अपने ऑर्डर पाकिस्तान को प्लेस करें, दे विल बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर, क्या हमें वो शिपमेंट कर सकेंगे वक्त पे। ये तमाम चीजें इतनी सारी जमा होके आपने ये देखा कि एक्सपोर्ट, फिर हमारी फसल ने भी हमें दाग दे दिया। कॉटन की फसल 13 मिलियन बेल, 14 मिलियन बेल, 12 मिलियन बेल होती थी, इस बार 5 मिलियन बेल भी नहीं है, 4.5 मिलियन बेल की हम बात कर रहे हैं। कॉटन इंपोर्ट नहीं कर सकते, डॉलर नहीं है। उसके बाद इंडिया से जो हम मंगा लेते थे कॉटन, वाघा बॉर्डर से वो ट्रेड विद इंडिया बंद है। तो अब हम मुझे बतलाएं, यान मंगाएं या कॉटन मंगाएं तो कैसे मंगाएं ताकि आगे फैब्रिक वैल्यू एडेड बनाएं, जो आप बार बार कह रहे थे टेक्सटाइल की सनत, उसकी एक वजह ये भी है। फिर हमारी माली लागत बढ़ते 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 17% डिस्काउंट रेट कर दिया और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है और उसमें 2% डिस्काउंट रेट मजीद बढ़ा रहे हैं, तो ये 19% हो जाएगा। तो बैंकों के लेंडिंग रेट 21, 22, 23% हो जाएंगे। कोई बिजनेस नहीं है, तारिक यूसुफ साहब एक बहुत तजुर्बेकार बिजनेसमैन और बिजनेस लीडर हैं, वो बतलाएंगे कि 23% हम बैंक को दे सकें और बाकी चीजें भी हम कर सकें। ये इस वक्त इन हालात में मार्जिन है ही नहीं किसी बिजनेस में, चाहे वो टेक्सटाइल हो या कोई और हो। इस वजह से तमाम चीजें कपल होके इस वक्त हमें जो सूरत हाल देखने को मिल रही है, फिर डॉलर की अनसर्टेनिटी है। डॉलर जो इतना तेजी से आज 261 पर आया, दोबारा बाउंस बैक करके, क्योंकि मूडी ने हमारी रेटिंग मजीद डाउनग्रेड कर दी है। अब मूडी करेगा तो उसके बाद फिच करेगा और स्टैंडर्ड पुअर करेगा। इनकी क्रेडिट रेटिंग नीचे करने की वजह से आप ये समझ लीजिए कि हमारे बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में सुसुक बॉन्ड, वो 65% उनकी कीमत कम हो गई है। यानी $1 का बॉन्ड जो है वो 35 सेंट, 38 सेंट, 40 सेंट के ऊपर आ गया 2036 का जो मैच्योरिटी। तो हमारी क्रेडिट रेटिंग भी कम हो रही है क्योंकि आईएमएफ से समझौते में डिले हो रहा है। आईएमएफ के समझौते में अभी भी उन्होंने ये बात मुझे जरूर बतलाने दीजिएगा कि वो 300 यूनिट से कम जो लोग बेचारे बिजली करते हैं, जिनको ये बड़ा फखरिया कहते थे कि आपके हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने उसका भी कह दिया कि जी उनके भी रेट बढ़ रहे हैं। 14 रुपए 25 पैसे और 9 रुपए 90 पैसे के दरमियान मुख्तलिफ स्लैब में उनके भी बढ़ेंगे। और ये फ्यूल कॉस्ट है जो उन्हें पास नहीं की गई थी, अब हम इनको करने जा रहे हैं। अब आप ये बतलाइए कि वो गरीब आदमी जो 300 यूनिट करता था, जिनको हम बड़ा फखरिया कहते थे हम आपको मुतासिर नहीं होगा, लाइफलाइन कंज्यूमर्स, लाइफलाइन कंज्यूमर्स, लाइफलाइन कंज्यूमर। अब हमारे वजीर आजम साहब ने बड़ी हिम्मत करके किफायत शहरी मुहिम का ऐलान किया है कि भाई नई गाड़ियां नहीं ली जाएंगी, पेट्रोल अलाउंस खत्म कर दिया है, बाहर के ट्रिप बंद हो जाएंगे, जूम पे टिकट्स होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उनके ये प्लॉटों की जो सब कह रहे थे। इवन आईएमएफ के एमडी ने जी सर कहा, आईएमएफ के एमडी ने पहली बार नाम लेके कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अशरफिया को जो मराद दे रहे हैं उसको रोक के पुअर ऑफ द पुअर को टारगेटेड सब्सिडी दे। टारगेटेड सब्सिडी के मुराद ये है सिर्फ वही लोगों को सब्सिडी मिले जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। और उसके लिए वजीर आजम ने जो मराद पैकेज दिया कि जी 200 अरब रुपए
हम इससे बचा लेंगे। अभी देखना है ये वज़रा, ये ब्यूरोक्रेट, ये मानते हैं कि नहीं मानते कट पे, तनख्वाहों पे, अलाउंसेस पे। और आखिरी चीज ये थी कि आईएमएफ ने मिनी बजट ऐलान करा दिया, 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट है, जो इजाफी टैक्सेस लगे गए जी। हैं, उनसे भी महंगाई होगी। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल फोर्सी कर रहा हूँ 40% अफरातज़र, 40% महंगाई जो अनप्रेसिडेंटेड है। इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये स्टबन इन्फ्लेशन है जो वापस 1-2 साल तक फिर नहीं आ सकेगा। लिहाजा आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद भी मुझे तकालीफ नजर आ रही है, क्योंकि जून 2023 में आईएमएफ का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। फिर आपको एक और एग्रीमेंट उनके साथ करना पड़ेगा, उनके सख्त और नई शराइत के साथ। तो एक गरीब आदमी अभी मरे या जून 2023 तक इंतजार करे, एक सनद आज बंद हो या जून 2023 तक इंतजार करे। यही सवाल है मेरा कि हुक्मरानों से, पॉलिसी मेकर से, कि इतनी अनसर्टेनिटी हमने नहीं देखी। क्यों इतना देर कर दी आईएमएफ एग्रीमेंट साइन करने में कि हमारे रिजर्व जीरो होके 3 बिलियन पे रह गए हैं। हमारे जब रिजर्व खत्म हो गए तो उनकी एक और शर्त लग गई है कि आप 2 महीने की इंपोर्ट जो तकरीबन $7 बिलियन है रिजर्व रखें। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने वायदे किए थे वो कतरा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं पहले आईएमएफ एग्रीमेंट हो जाए। लिहाजा 2 तारीख को उम्मीद है कि साफ लेकिन एग्रीमेंट 2 मार्च को हो जाएगा और मार्च में उनकी बोर्ड मीटिंग है। लेकिन उसके लिए हमें अपने रिजर्व भी बढ़ाने 7 बिलियन के, और हमें दोस्त ममालिक से अपने डिपॉजिट को रोल ओवर कराना है, या फ्रेश डिपॉजिट जो उन्होंने वादा किया है सब डिपॉजिट का, वो उनसे हासिल करना है। आपकी बातें बेग साहब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा डर सा गया हूं और पाकिस्तानी भी थोड़ा सा और खौफ का शिकार हो गए होंगे कि बेग साहब आप माशाल्लाह से इतनी सीनियर पोजीशन में, पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस में भी, इकोनॉमी पर भी, फाइनेंशियल साइड पर भी आपकी गहरी नजर है, और आपने जिस तरह खतरे की घंटी सुना दी है कि 40% इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी हर घंटे डबल रोटी का रेट निकलेगा, हर घंटे अंडे मुर्गी का रेट निकलेगा। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वजीर खजाना है, आपको वेलकम कहूंगा सर शो में। अहमद सईद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट इन लाहौर स्टूडियोज में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त में भट्टी साहब दिया। सवाल मैं पूछना चाह रहा था तारिक यूसुफ साहब से कि हम इस स्टेज पर आए कैसे। ठीक है, हमारी कोताहियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन इस स्टेज पर आने में यकीनन हम सबका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल रोल रहा है जिसकी वजह से हम इस क्राइसिस का शिकार हैं। जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। हमने ब्रेक से पहले बेग साहब से डिस्कस कर रहे थे, इख्तियार बेग साहब के साथ। उन्होंने हमें बता दिया है कि महंगाई की शरह आसमानों पे जाएगी, मुल्क की मुआशी पॉलिसियां इस कदर कहते हैं नुकसानदेह साबित हुई हैं पाकिस्तान के लिए कि आज हम एक ऐसे कॉर्नर पे आ गए हैं, एक बंद गली पर आ गए हैं जहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो अगले मेरे पैनलिस्ट जिनसे मैं डिस्कशन करूँगा, जब पहले मैं बात कर रहा था तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए। उन्होंने कहा कि अब हमें रोना नहीं है, रोने का वक्त हमारे पास बचा नहीं है। तारिक यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेग साहब ने बड़ा अहाता किया प्रॉब्लम्स का और चेंजेस का, इन्फ्लेशन का। मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब वक्त है कि हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम इस सूरत हाल से निकलेंगे कैसे। नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। यस, वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारे रिजर्वायर्स डिप्लीट हो गए, खाली हो गए, कुछ नहीं बचा। हमारी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे, उसकी वजह से पहले स्लो डाउन का प्रोसेस चल रहा था, अब क्लोजर कब शुरू हो गया, शट डाउन। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और मैं ये समझता हूँ कि बजाय इस बात के जाने के कि किसने क्या किया और किसकी वजह से क्या हुआ, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल किस चीज़ से होगा कि हम आगे पॉजिटिवली देखें कि हमारे पास क्या गवर्नमेंट जो है, दिस इज़ व्हाट आई आस्क्ड द गवर्नमेंट, कि आप कोई प्लान डिज़ाइन करें, इकोनॉमिक प्लान, कि भाई इस तरह हमने करना है, ये खर्चे कम करने हैं, ये खर्चे जो हैं हमने इंडस्ट्री को इनकरेज करना है। ये कहना कि जी अब ये इतने रुपए किलो हो गया, ये इतने रुपए किलो हो गया, इसमें कोई दो बातें नहीं कि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। लेकिन
इससे बाहर भी तो निकलना है हमने एक वक्त में। लेकिन सर एक बात बताएं, जब इतने सालों से नाकिस पॉलिसियां नाफिजुल अमल थी, इम्प्लीमेंटेड थी, उस वक्त हमारी बिजनेस कम्युनिटी खामोश थी, कोई बुराई नहीं बोलती थी, सब खामोश अपना कारोबार कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। हालात खराब हुए तो बिजनेस कम्युनिटी बाहर आ रही है, शोर मचा रही है। क्या बिजनेस कम्युनिटी का अपना भी सर रोल है इसमें? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए बात यह है कि आपकी जो सैलरी है ना, अगर 1000 रुपये है और आपका खर्चा जो है वो 1500 रुपये है, तो थोड़े दिन तक आप वो 500 रुपये एडजस्ट करते रहेंगे, कर्जा बढ़ जाएगा एक दिन खर्चा बढ़ जाए। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड विद पाकिस्तान। वी हैव बीन विदाउट रियलाइजिंग कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ तवज्जो देनी है, हमने इंपोर्ट रिप्लेसमेंट की तरफ तवज्जो देनी है, हमने कंजर्वेंसी की तरफ जाना है, हमने लाइफस्टाइल को ऐसा करना है कि उसमें इकोनॉमी आए। हम 5-4.5 हज़ार सीसी की गाड़ियों में घूमते हैं और पेट्रोल पे दाम बढ़ते हैं। टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, क्रीम सब इम्पोर्टेड। और उसमें जुल्म ये है कि वो हमारे पास होते भी नहीं, हम फिर भी उधार लेते हैं, उधार पे मंगवा रहे हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक दिन तो उसने ब्लास्ट होना है, एंड इट हैज हैपेंड अनफॉर्चुनेटली। अब सर आपने जो मशवरा दिया बहुत अच्छा मशवरा दिया, और मैं ये बहुत वक्त से कह रहा हूं कि हमें एक इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान की जरूरत है। एक कमेटी आए जिसके पास 10 साल के पावर्स हों और उसको कोई रोके ना, और वो लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेकर चले और अपने टारगेट्स अचीव करे। इसके बगैर आप गुजारा नहीं। लेकिन ये सियासतदान करना ही नहीं चाहते सर, वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द प्रीरिक्विजिट फॉर ऑल दिस। बिल्कुल। अगर हम इस तरह नहीं बैठेंगे, इफ यू डू नॉट थिंक ऑफ आवर कंट्री एंड इफ यू आर नॉट सिंसियर टू आवर कंट्री कि हमने इसके लिए कोई रोड मैप बनाना है, तो फिर तो वी शुड नॉट डिस्कस ऑल दिस। सर मैं आज परवेज भुट्टो साहब हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह, हमारे फिजिसिस्ट हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, और उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट एक लिखा हुआ था कि हुब्बुल वतनी का मतलब सिर्फ पड़ोसी दुश्मन को गाली देना नहीं है, अपने मुल्क को बेहतर करना भी हुब्बुल वतनी है, अपने मुल्क के लोगों से प्यार करना भी हुब्बुल वतनी है। मैं सलमान शाह साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। शाह साहब, इस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है, हम लोग जो लास्ट उस इंडेक्स पे थे वो 108 पे थे, 108वें नंबर पे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी पाकिस्तान में कारोबार करने में कितनी आसानी है उसका, जो पूरा 190 ममालिक है दुनिया में, उसके इंडेक्स में हम 108वें नंबर पे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह साहब हंगेरियन अपने काउंटर पार्ट से मिलते हुए उनको इन्वाइट कर रहे थे कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने रिसेंटली ये ऐलान किया कि वो एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इन्वेस्ट पाकिस्तान, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी होगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगी। मेरा कहने का यहाँ पे सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ फिच, मूडी और अब कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर भी पाकिस्तान की रेटिंग्स डिक्लाइन कर रहा है, गिरा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, दोनों डिक्लाइन कर रही हैं। लोकल हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब डिक्लाइन कर रहे हैं, कारोबार बिल्कुल तहस नहस बर्बाद हो चुका है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बाहर से आ सकेगी एक ऐसे वक्त में जब हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी 75% के करीब खड़ा हुआ है, बाकी सारी रेटिंग्स भी डाउनग्रेड हो रही हैं? क्या होगा हमारे मुल्क का सर? शाह साहब देखें, ये पोछापाची से तो काम नहीं हो सकता, और ये पिछले कम से कम 50 साल का हमारे पे मलबा है, और उसमें हमारी तकरीबन हर पिलर जो है इकोनॉमी का वो तबाह हो चुका है। सबसे बड़ा पिलर जो होता है इकोनॉमी का वो एनर्जी होता है, और एनर्जी हमारी ऐसी है कि वो हम ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसका पैसा दे सकते हैं, और वो हमारे गले में एक फंदा बना हुआ है। सो एनर्जी के पिलर को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। दूसरा, आपने जो बात की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है ये मजमूई इंडेक्स है आपकी गवर्नेंस का, और गवर्नेंस हमें पता है जिसने हमारी तबाही की है वही गवर्नेंस है। 1973 के बाद जब हमने ब्यूरोक्रेसी को इकोनॉमी के ऊपर बैठा दिया तो वो ब्यूरोक्रेसी बढ़ती चली गई, और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो निकल गए हैं, मार्केट में नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स तो बस छोटे छोटे रह गए हैं, जो बड़े साइज के थे उनको आपने ख़त्म कर दिया, वो मुल्क छोड़ के चले गए। सो आज अगर आप देखें कि जी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हैं जो एंटरप्रेन्योर्स वो किधर हैं, तो वो आपको दुबई में और लंदन में और इधर उधर तो मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेंगे। सो हमने अपने निज़ाम को ब्यूरोक्रेसी से ख़त्म कराना है और आसान तरीके कार लाने हैं।
इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने जब आप जाते हैं तो वो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी इजाज़त से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो आपके अपने ग्राउंड रियलिटी होती है कि आप क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या आपका एडवांटेज है, क्या आपने सारी जो इनपुट्स होती हैं प्रोडक्शन के लिए वो आराम से मिल जाती हैं या नहीं मिलती। अवाम आपके जो लोग हैं बेशुमार, हमारे पास नौजवान हैं, 70% तकरीबन हमारी आबादी जो है वो 30 साल से नीचे उम्र की है। सो हमारा बहुत ब्राइट है उस लिहाज से इनपुट्स के लिए। फिर हमारे पास पानी है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, लेकिन रिसर्च नहीं है। हम कोई चीज़ जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की नहीं बनाते। तो ये चीज़ें हमें अब दुरुस्त करनी पड़ेंगी। सो नंबर वन, बिजली का निज़ाम ठीक करना पड़ेगा और बड़ी जल्दी करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि हम इम्पोर्टेड बिजली नहीं ले सकते, हमें सोलर, थर्कोल और हाइड्रो पे जाना है और जल्दी से जल्दी जाना है। और अगले 5 साल में जितना ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं तो वो हमें करनी पड़ेगी। और अभी इकोनॉमिक प्लान की बात हुई, मेरा ख्याल है राइट सलमान शाह साहब, विल कम बैक टू यू। मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा अहमद सईद भट्टी साहब को, लाहौर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, ज़राई माहिर हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, सलमान शाह साहब ही बात कर रहे थे, इकोनॉमी का पिलर पावर सेक्टर है और सबसे पहले हमें उसको सही करना होगा। एंड आई एग्री, जो सर्कुलर डेट की सिचुएशन है, जिस तरीके से हम इंपोर्टेड तेल से बिजली पैदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐड हो गए हैं हमारे सिस्टम में, कैनेप 2 एंड कैनेप 3, जिससे हम 2200 मेगावाट हासिल कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी, जिससे कोई कार्बन एमिशन नहीं है, हमारे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वी नीड मोर। अभी तक हम कोई 15-18% के करीब अपने एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर पे, लेकिन हमें कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है 25-26 अरब डॉलर का हर साल, वो हमें बंद करने के लिए ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना बहुत जरूरी है और क्लाइमेट चेंज का मुकाबला भी उसी से होगा। लेकिन मैं भट्टी साहब जो सवाल पूछना चाह रहा हूं, एग्रीकल्चर भी एक पिलर है, एक सुतून है हमारी इकोनॉमी का, हमारी मईशत का। उसका हाल आप थोड़ा सा हमें बता भी दीजिए, क्या है इस वक्त, आपके इनपुट्स की कॉस्ट क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? क्योंकि लग यही रहा है कि मुल्क में सारे कारोबार ठप हो रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर चल रहा है, क्या ऐसा है भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहरबानी आपने मुझे बुलाया। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से एग्रीकल्चर ने ही सारे सिस्टम को खड़ा किया हुआ है। इस वक्त भी आपके जो जीडीपी है उसका कुछ 24% जो है वो एग्रीकल्चर मीट कर। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देना बहुत अहम है। मौजूदा हालात में जबकि सारे हालात ख़राब हो रहे हैं, बिजनेसेस ख़राब हो रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ज़राअत के शोबे में इसको देखा जाए कि इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स भी ज़राअत में इस्तेमाल की जा सकती है। और पहले इस वक्त जो हालात हैं मुल्क में, उसमें देखें आपके इनपुट जो हैं वो सारे बढ़ गए हैं। आपकी जो डीएपी खाद थी वो पहले 3000 3,500 मिलती थी, आज 10,500 मिल रही है। वही जो यूरिया खाद जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो पहले 800-900 की मिलती है, अब 3,500 की मिल रही है। तो इनपुट्स जितनी भी हैं, खाद, बीज है, वो और अब इलेक्ट्रिसिटी भी सुना है कि वो जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो तो बड़े दरगों हैं काश्तकार के लिए भी, क्योंकि बाद अगर काश्तकार को उसका मुनाफा ना मिले तो वो काश्तकारी का कैसे करेगा, और अगर इतने सारे अखराजात करके वो अगर उसको कम रेट पे बेचेगा, जिस तरह गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है कि कम रेट पे बेचे ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो, लेकिन वो काश्तकार मारा जाता है। तो एक अजीब से हालात में इस वक्त मुल्क भी गुजर रहा है और हमारे ज़राअत भी गुजर रही है। जो सबसे मैं समझता हूँ अहम बात यह है कि जिस तरह सलमान शाह साहब ने भी कहा कि रिसर्च नहीं है सिस्टम में हमारे। आप अंदाज़ा करें कि ज़्यादातर ये सवाए गंदम के और काटन के, बाकी सारे जो सीड हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। आपके जो वेजिटेबल सीड्स हैं, हाइब्रिड वेजिटेबल सीड, ये 100% इंपोर्ट होते हैं। अगर आज बंद हो जाए खुदा न खास्ता, जिस तरह इंपोर्ट्स बंद हो रही हैं, तो आपकी वेजिटेबल कहाँ तक चली जाएगी? यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं है
कि यहाँ पे हाइब्रिड वेजिटेबल सीड्स आम हूँ। मैं हैरान हूँ कि साथ हमारे हिंदुस्तान है, उन्होंने आज से 30 साल पहले मुकम्मल बैन लगा दिया था कि बाहर से सीड नहीं आएगा, और अब वो सीड इंडस्ट्री वहीं पे बनी है, वहीं तरक्की कर रही है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह रहम। तो जो इंपोर्ट के अल्लाह रहम। भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक हैं। का कहा जा रहा है भट्टी साहब, लेकिन आपकी बातों में थोड़ा सा ऐड करते हुए मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि मैं कुछ दिनों पहले एक पंसारी की दुकान पे गया, वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी। मैंने कहा जड़ी बूटियाँ कहाँ से आती हैं? उन्होंने कहा 70% जड़ी बूटियाँ जो पाकिस्तान में बिकती हैं वो इंडिया से आती हैं। मैंने कहा इंडिया से कैसे आ सकती हैं? तो बताया गया कि वो दुबई आती हैं, फिर दुबई से अफगानिस्तान और फिर चमन के रास्ते स्मगल होकर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं, जबकि पाकिस्तानी ज़मीन के अंदर तमाम तरह जड़ी बूटियाँ पैदा करने की ताकत सलाहियत मौजूद है, हम करते नहीं है। साथ साथ गंदम की बात की भट्टी साहब ने, तो हम वो मुल्क हैं जो सैलाब आने के बाद 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से मंगवा रहा है, अपनी लोकल डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे। और पास्को की थोड़े दिनों पहले ऐड लगी थी कि 44,000 टन गंदम वो बेचना चाहते हैं, बिड मंगवा रहे थे, इनविटेशन टू बिड, क्योंकि वो मुजरे सेहत गंदम थी, उनके वेयर हाउस में पड़े पड़े खराब हो गई, लेकिन लोगों को खाने के लिए नहीं मिली, गरीबों की मददगार साबित नहीं हुई। यकीनन ये वो वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बड़े नुकसान में है। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। बात हो रही है मुल्क में कारोबारी माहौल की, एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कारोबारी हजरात मेरे साथ बहुत सारे मौजूद हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मुझे मालूम है आपको जल्दी है जाने के लिए, तो आप जल्दी सवाल पूछ लेता हूं। सर ये बताइए कि हम एक बड़े खतरनाक स्टेज पे आन खड़े हुए हैं। हम ये जानते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे वो शायद मुल्क के साथ सच्चे नहीं थे, उनके अपने एजेंडास थे, अपने टारगेट थे। अब हमें क्या करना है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? बेग साहब प्लीज हेल्प अस। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। हमसे 2-3 गलतियां हुई हैं जो हम गलत रास्ते पे निकल गए, फिर इंपोर्ट बेस इकोनॉमी कर ली, डॉलर पूरे जो जखीरे थे वो जीरो कर दिए, और रुपये ने फिर लोग 300 की बात कर रहे हैं, ये सब था। हमारी जीडीपी में अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 20% है, मैन्युफैक्चरिंग 20% है, और सर्विस सेक्टर 60% पहुंच गया है। यानी हमने एग्रीकल्चर, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी, कि बाबा कौम का यही नारा था ना कि ज़राई सनती पाकिस्तान, कि ज़राअत से पैदा करें और सनत में लगा के एक्सपोर्ट करें, वो हम भूल गए। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ना जॉब क्रिएशन हो रहा है, ना हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है, ना डॉलर कमाए जा रहे हैं, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना ली है। एक तो इसको हमने दुरुस्त करना होगा। हमें दोबारा एग्रीकल्चर पे देखें, इस साल में $4 बिलियन की कुकिंग ऑयल और $2 बिलियन की चाय पी गए, हम डकार गए, जबकि आपके पास एयरलाइनों को $225 मिलियन देने को नहीं है, जो उनका जो टिकटों के पैसे होते हैं उनके जो बाहर दिए जाते हैं। तो ज्यादातर एयरलाइन ने अब रुपये में वो नहीं इशू कर रहे हैं टिकट। तो दूसरी चीज ये है कि शुगर, वीट, इसमें हम सेल्फ रिलायंस थे, खुद कफील थे, एक्सपोर्ट करते थे। आज ये चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हियर इज वेयर वी आर रॉन्ग। फिर हमने दूसरी चीज इसमें ये करी कि फर्नेस ऑयल हमने धड़धड़ इंपोर्ट करा $20 बिलियन का, और LNG, और सबसे महंगी बिजली पैदा की उन बिजली घरों से जिनकी एफिशिएंसी 20% है, 25% है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, जो सलमान साहब ने कहा, उसको नहीं आगे बढ़ाया, और जिससे वेटेड एवरेज हमारा कम होता है, वहां हमने मार की। हमने अपनी एनर्जी सेक्टर को तबाह बर्बाद करा। पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स चाहिए, उनकी जरूरत है। इस वक्त हमारा सर्कुलर डेट जो है 4000 अरब है, जिसमें 1500 अरब जो है, 1500 अरब वो गैस सेक्टर का, और 2500 अरब जो है वो आपके पावर सेक्टर का है। 4000 अरब रुपए को, इसको किस तरह से आप लिक्विडेट करेंगे? IMF के साथ सबसे ज्यादा जो आर्गुमेंट्स हुए, जो डिस्कशंस हुई है, वो सर्कुलर डेट के ऊपर हुई है। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही थी, वो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। वापडा है, PIA है, ये रेलवे है, ये स्टील मिल है,
वो इदारे हैं जिनकी चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा और 500 अरब रुपए सालाना आप कौमी खजाने से दे रहे हैं इनको चलाने के लिए या तनख्वाह लोगों को देने के लिए। ये आपका खजाना अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा आपको ये ब्लंडर जो आपने करे हैं इनसे अपने आप को निकलना होगा। और आपने कौन निकालेगा बेग साहब, कैसे निकालेगा, कौन निकालेगा, कब निकालेगा, क्यों निकालेगा? वही बतला रहा हूं, वो कोई नहीं निकालेगा। आपको खुद ही अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त करना है। प्रायोरिटीज में आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिनको हमने इग्नोर कर दिया, उसको दोबारा रिवाइव करना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करके एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जाना है, जो दुनिया का सही मॉडल है। आप इंपोर्ट लेड ग्रोथ पे चले गए हैं, जंगल में घुस गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा है या तबाह बर्बादी है। $80 बिलियन की आपने इंपोर्ट करके सब डॉलर खत्म कर दिए फर्नेस ऑयल में, कुकिंग ऑयल में, चाय मंगा के और शुगर और ग्रेन यानी वीट मंगा के, जो कभी नहीं मंगाते थे। ये हमारी अपनी ज़राई अजनास हम एक्सपोर्ट करते थे और खुद कफील थे। जो आपका बार बार सवाल ये नहीं कि गलती कहाँ हुई, गलती ये हुई कि हमने अपने इकोनॉमी के फॉर्मेट को ही हम भूल गए। हमें गलत फॉर्मेट, हमने हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ को आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझा। हमारा ज़राअत स्ट्रेंथ क्यों थी? दुनिया के सबसे बड़ा आपाशी निजाम पाकिस्तान, मेहनती किसान पाकिस्तान, 4 सीजन पाकिस्तान, जरखेज जमीन, फर्टाइल लैंड पाकिस्तान। ये सब चीजें रातों रात क्या खत्म हो गई? दें जवाब ना मुझे। जो स्ट्रेंथ थी आपकी वो कहां चली गई? आपने अपने स्ट्रेंथ को ही भुला दिया है, तो गलत रास्ते पे निकल गए हैं। अब हमें एग्रीकल्चर को रिवाइव करना है, सनत को रिवाइव करना है। जब पाकिस्तान की सनत रिवाइव होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, डॉलर अर्निंग होगी आपकी। बेग साहब, आपने कहा हमने अपनी स्ट्रेंथ को भुला दिया है। हमने अपनी स्ट्रेंथ को भुला दिया है या हमने अपनी स्ट्रेंथ को कत्ल कर दिया है, मार दिया है, ताकि वो दोबारा कभी पैरों पे ना खड़ी हो? नहीं, वो जो चीजें हमें ताकत है हमारी, जो पाकिस्तान की इनहेरिटेड नेचुरल स्ट्रेंथ है, उनको तो छोड़ दिया आपने, वो डाउन द ड्रेन चली गई और आपने इंपोर्ट लेड ग्रोथ पे पाकिस्तान के सर्विस सेक्टर को 60% ले गए इकोनॉमी का, जबकि एग्रीकल्चर 20% और मैन्युफैक्चरिंग सनत 20% सिर्फ रह गए। यह है, हियर इज द कैच। मैं बार बार आपको करीब ला रहा हूं कि ये आपको पता चले कि धुआं कहां से निकल रहा है। और आग किसने लगाई है सर? धुआं निकल रहा है, धुआं दूर से देखा भी जा रहा है, सूंघा भी जा रहा है। अब आग तो सियासतदानों ने लगाई और आप सियासतदानों से बहुत करीब हैं, क्यों लगाई उन्होंने आग? नहीं, देखिए, हमने पॉलिसी मेकर्स ने एडॉप्ट पॉलिसीज की। मुल्क में पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम है। कोई कहता मैं अनपॉपुलर डिसीजन नहीं करूंगा, दूसरी हुकूमत करेगी। IMF के एग्रीमेंट को हम पहले भी कर सकते थे, नवंबर में था इसका रिव्यू। तो आपने इस अरसे में डॉलर ड्रेन आउट करे 10 बिलियन से 9 बिलियन, 8 बिलियन, 7 बिलियन, 3 बिलियन, सर यस और नो में जवाब चाहिए। बेग साहब, आप जानने वाले हैं, मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ लूं, क्या पाकिस्तान को सोची समझी मंसूबा बंदी प्लान के तहत डुबोया जा रहा है या नहीं? यस और नो सर। देखिए, ये तो बहुत ही सख्त आपका सवाल है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन नादानी जरूर है, पॉलिसी मेकर की गलत डिसीजंस हैं, मुल्क में अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक दूसरे पे हम डालते जा रहे हैं। हम वो फैसले करते घबराते हैं जो अनपॉपुलर हो। हमारी आखिर तक कोशिश होती है कि वो पॉपुलर डिसीजन हो जो हमारा वोट बैंक बढ़ा सके। ये तमाम चीजें हमारी मुकद्दर नहीं थी, ये हमारा नसीब नहीं था। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैक्टर आएंगे तो सही फैसले नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था पिछले 100 सालों में। वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटम बम है। ये बहुत सारी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को डुबोने की कोशिश की जाती है इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की जानिब से। अब मैं गुफ्तगू में शामिल करूंगा जमाल अकबर अंसारी साहब को। अंसारी साहब, यकीनन आप माशाल्लाह से CEO हैं अकबर एसोसिएट्स ग्रुप के। कौन बचाएगा पाकिस्तान, क्यों बचाएगा पाकिस्तान, कैसे बचाएगा पाकिस्तान और कब बचाएगा पाकिस्तान को? सर, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ हम बचा सकते हैं, मैं और आप बचा सकते हैं।
उसकी पहली चीज किसी गलती को करेक्ट करने के लिए जरूरी होता है कि उस गलती को तस्लीम किया जाए। जब तक हम अपनी गलतियों को किसी और पे ब्लेम करते रहेंगे, कभी अपने फेलियर को दूसरों पर, बाहर की कुव्वतों पर या आपस में एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहेंगे, हम इसी चक्कर में फंसे। हमारा मसला शुरू हुआ जब हम दुनिया से ऑफ पेस हो। 60s तक वी वर वेरी मच इन लाइन विद इंटरनेशनल ग्रोथ। उसके बाद से दुनिया की पेस चेंज हो गई और हम इसी चक्कर में फंसे रहे कि जो मेरा पुत्र फेल हो गया तो महल्ले वाले जो है तो फेल हो गया, उस्ताद ने नहीं पढ़ाया। जब तक हम इस नॉनसेंस से नहीं निकले तो हम कहीं नहीं जा रहे। वी विल कंटिन्यू टू ब्लेम आवर नेबर्स, वी विल कंटिन्यू टू ब्लेम अदर्स फॉर आवर फेलियर्स। देखिए, आज की मॉडर्न इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। नंबर 1 प्रायोरिटी एजुकेशन, कि आप अपने आप को कितना एम्पावर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इज नॉट आवर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी में घर बनाना है, मकान बनाना है, कॉलोनीज बनाना है। एजुकेशन फॉर बिजनेस है, एजुकेशन फॉर एजुकेशन नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां किसी से भी आप पूछ लें तो एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, और उसके रिजल्ट्स आपके सामने। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनर्जी। अगर अल्लाह ताला ने हमें सुई की डिस्कवरी ना दी होती 1950 में, और उस वक्त की जो हमारी लीडरशिप थी उसने ये रिकग्नाइज ना किया होता कि एनर्जी और सुई की डेवलपमेंट हमारे लिए कितनी क्रिटिकल है, तो पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोमालिया या अफगानिस्तान से कुछ बेहतर ना होती। पर सर, सुई से तो SSGC भी बन गई, SNGPL भी बन गई, पर बेचारा सुई ना बना। नहीं, ये बात आपकी बड़ी गलत ऑब्जर्वेशन है। क्यों सर? देखिए, मसला होता है कि अगेन प्रायोरिटीज का। अगर सुई ना होती तो कराची भी ना होता, लाहौर भी ना होता। तो ना SSGC और SNGPL की बात करना आई थिंक इट्स आउट ऑफ कॉन्टेस्ट एंड नॉट करेक्ट। नहीं, गैस तो सुई से निकली थी ना। सुई एक शहर है सर, वहां से गैस निकली, 2 बड़ी कंपनियां बन गई, लेकिन शहर को कुछ ना मिला। देखिए, आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़िए। जब सुई में गैस डिस्कवर हुई, ये वो जमाना था जब गैस को आग लगा दी जाती थी। जब तेल के साथ गैस निकलती थी उसको आग लगा दिया जाता था। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने गैस फॉर गैस डेवलपमेंट की। पाकिस्तान ने ग्रीन एनर्जी का स्लोगन उठाया 1950 में, 50 की दहाई में, जब एनवायरनमेंट का कोई जिक्र नहीं था। सुई की डेवलपमेंट गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर हुई। बमा ऑयल जिसने अपना जो डिस्कवर किया था सुई की गैस में, वो उसको PNA करके जाना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि हम आपको गारंटी करते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी गारंटी करते हैं और ऑपरेशंस की भी गारंटी करते हैं, आप इसको डेवलप करें। उसके बाद पॉलिटिक्स टुक ओवर। देखिए, उसको ब्लेम मत करें किसी के सुई के ऊपर या किसी और के, बैड पॉलिटिक्स, बैड पॉलिसी मेकिंग। सर, वो बैड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिसी मेकिंग ने पाकिस्तान के एक ऐसे शहर को उसका हक ना दिया जो उसको मिलना चाहिए था। मेरे सवाल पूछने का सर हक यही था, क्योंकि आप हिस्ट्री मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं सुई गया हूं, ग्राउंड रियलिटी मैंने देखी है, और वहां के लोगों की जिंदगी आप देखिए, SSGC SNGPL के अफसरान की जिंदगी देखिए। मेरे सवाल को आप समझिए तो आप यकीनन रूह तक पहुंच जाएंगे। एक ब्रेक मुझे लेनी है, आई विल कम बैक टू यू। एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है, हमारे साथ रहिए।